हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स के सिलेबस के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने पेपर 1 के बारे में डिस्कशन किया था, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप पहले उसे व्यू कर लीजिए सो दैट यू विल बिकम फैमिलियर विद द पेपर 1 ऑल्सो. If I'm talking about this channel, then this channel will be dedicated to all the commerce and management students who are pursuing their graduation or masters in commerce or management or preparing for any competitive exam. सो बेसिकली आज की इस वीडियो में कॉमर्स के ही सिलेबस के बारे में बातचीत होगी. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो ताकि जैसे ही कुछ भी नया कंटेंट मैं अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ ही मिल जाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बात करेंगे कॉमर्स के सिलेबस के बारे में. ये 10 यूनिट्स रहती हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके नेट के पेपर में अगर आप कॉमर्स से दे रहे हैं तो. So business environment and international business, accounting and auditing, business economics, business finance, business statistics and research methods, business management and HRM, banking and financial institution, marketing management, legal aspects of business, income tax and corporate tax planning. तो ये 10 यूनिट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब इन 10 यूनिट्स में भी फर्दर टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स के भी फर्दर सब टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं नेट के पेपर में. ठीक है, अब होता क्या है ज़्यादातर केसेस में कि हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को लेकर चल पड़ते हैं लेकिन देखते नहीं हैं कि भाई उस सिलेबस में से अंदर से क्या पूछा जा रहा है. ठीक है, बिल्कुल सरफेस लेवल से कभी क्वेश्चन नहीं बनाए जाते, उसके थोड़े डीपर लेवल पर जाकर क्वेश्चन को सेट किया जाता है. तो अगर कहीं ना कहीं लैक रह रही है तो वही यही है कि भाई हम लोग सिलेबस को ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि भाई अंदर भी शायद कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो नए हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट है, जो रिपीटेडली बार बार पूछे जा रहे हैं. तब इनके अंदर के कंटेंट के बारे में बात करते हैं कि अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रही हूँ तो उसके अंदर फर्दर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमने देखना है, और टॉपिक्स में से भी फर्दर जो सब टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर हमने फोकस करके चलना है. ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की. तो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस में ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप देख सकते हैं सिलेबस में आपके. ठीक है, अब ये सिलेबस बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस इटसेल्फ जो यूनिट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है और काफ़ी कुछ कवर अप करने वाली यूनिट है. इसमें अपने आप में ही एक बड़ी यूनिट हम कह सकते हैं इसको. जैसे सबसे पहले बेसिक सा आ जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ पर हमने क्या पढ़ना है. इंटरनल और एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसको हम अच्छे से देखें कि इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है. उसके बाद यहाँ पर आ जाता है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी. जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हम थोड़ा सा आगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और फेमा के ऊपर. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो कि फेरा से बना है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट से फेमा बना. तो वो थोड़ा सा पास्ट को भी पढ़ना होता है कि भाई कहाँ से वो जनरेट हुआ है. कई बार क्या होता है कि हम लोग फेमा दिया है तो फेमा ही पढ़ लेंगे, फेरा को नहीं देखेंगे. ठीक है, तो फेरा का बारे में भी थोड़ा सा देखना है कि वो कब बना था और कब ये अमेंड होके फेमा में जो है कन्वर्ट हुआ. तो वो चीज़ हो गई. उसके बाद बात करेंगे स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की. अब स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में पहले तो थोड़ा सा मीनिंग ही आ जाता है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस. ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस में ज़्यादातर मोड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, मोड्स ऑफ एंट्री. ठीक है, कि किस तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री की जा सकती है. जैसे जॉइंट वेंचर हो सकता है या फिर आपका स्ट्रैटेजिक अलाइंस हो सकता है. तो जिस भी तरीके से जितने भी जो अलग अलग मेथड्स रहते हैं तो वो मेथड्स और वो जो भी मोड्स होते हैं एंट्री के वो सब हमने अच्छे से देखने हैं. इसके अलावा थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँ. अब इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज के बाद अगर हम बात करें तो जो आपका यहाँ पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी हमने यहाँ पर कवर अप करना है. ठीक है, इसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो जो भी हमारी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादातर वो
जो है स्टेटमेंट्स में बनते हैं। ठीक है, आपको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दे दी जाती है और आपने दोनों स्टेटमेंट से आपको ऑप्शंस में वो पूछ लेते हैं कि इसमें से पहली स्टेटमेंट सही है या दूसरी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, या दोनों स्टेटमेंट सही है। तो एफडीआई से ज़्यादातर स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन आता है, बट फिर भी टाइप्स ऑफ एफडीआई को पढ़ना ज़रूरी है। एफडीआई क्या होता है, इसके अलावा क्या आजकल ट्रेंड्स हैं एफडीआई के, वो थोड़ा सा करंट पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपने बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी समझना है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, दोनों को डिफरेंशिएट करें। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनको हम पढ़ें। ठीक है, अब यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो नाफ्ता, साफ्ता, एशियान, सार्क एंड ईयू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब इस्टेब्लिश हुए, कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ हैं, और जैसे कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ हैं, साथ में अगर कुछ नया इनमें अभी चेंज आया है या कुछ भी नई कोई मेंबर ऐड हुआ है या कम हुआ है, उसको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद आ जाते हैं आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या अनेक्टाड पे। ठीक है, अब यहाँ पर भी कब वो एस्टैब्लिश हुआ वो चीज़ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूँ, ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी रहते हैं, तो इनकी कब ये इस्टेब्लिश हुए, इवन डेट्स भी इनकी याद कर लें, क्योंकि कई बार ऑप्शन में वो डेट्स में भी कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई एक दो डेट का उन्होंने आगे पीछे कर दिया, तो वहाँ पर आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जितने भी ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी डेट्स भी जब भी ये इस्टेब्लिश हुए तब इनका, और कब इन्होंने वर्क करना शुरू किया, वर्किंग भी इनकी, वो हम थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं, जो बेसिकली ट्रिप्स और ट्रिम्स से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी कब इस्टेब्लिश हुआ, आई थिंक 1995 में हुआ था। आप एक बार प्रॉपर डेट इसका देख लीजिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा कब ये इस्टेब्लिश हुए वो चीज़ें यहाँ से देख लेनी है हमने। ठीक है, अब ये हो गया कहीं ना कहीं एक इनकम्प्लीट मैं कहूँगी, क्योंकि कंप्लीट ये तब होता है जब प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी साथ मिल जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के बिना कोई भी सिलेबस मतलब अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि पेपर से ही एनालाइज होता है कि कुछ नया अगर उसमें ऐड ऑन हो जाए तो उसको हमने कैसे कवर अप करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की, दैट इज़ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। पहले ये अकाउंटिंग ही थी सिर्फ यूनिट, बट अब ऑडिटिंग भी इसके अंदर ऐड ऑन हो गया था पीछे। तो अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, अब देखो ये जो बेसिक सी चीज़ें थी, ये तो अकाउंटिंग के बेसिक जो हर बारी जो है पूछा ही जाता होता था, लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा ऑडिटिंग का पोर्शन भी इसमें ऐड हो गया। तो ऑडिटिंग वाला भी यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा ऑडिटिंग का इन्होंने नया डाल दिया है। सो वो कुछ ज़्यादा नहीं है, खैर थोड़ा ही है, उसमें इतना कुछ खास नहीं है। तो स्टार्टिंग करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह से, जो आपके सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट रहते हैं या ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट्स हैं, वो सब जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट्स रहते हैं उनको हमने पढ़ना है। आ जाते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस। उसके अलावा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पर रेशो वगैरह निकालना पूछ लेता है समटाइम। ठीक है, कि रेशो वो बोल देगा अगर कोई नया पार्टनर ऐड हुआ है तो रेशो निकाल दो। ठीक है, अगर गया है तो रेशो निकाल के दिखा दो। ठीक है, या फिर हिडन गुडविल से एक दो बारी क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद अगर मैं इशू ऑफ शेयर्स की बात करूं तो वहाँ पर भी आपसे सिक्योरिटी प्रीमियम निकालना कई बार पूछ लेते हैं, या फिर फॉर फीचर का छोटा सा कोई भी प्रैक्टिकल डाल देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज तो मैं नहीं कहूँगी, लेंथी तो नहीं आता इतना, बट ठीक है 2 नंबर में होता है तो थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अमलगामेशन वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो मर्जर, एक्विजिशन, अमलगामेशन, रिकंस्ट्रक्शन, इन सब का मीनिंग बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फ़र्क है मर्जर अमलगामेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो डिफरेंस हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑप्शन में वो हमसे पूछ ले तो दे शुड बी ए क्लैरिटी इन अवर माइंड कि हाँ भाई ये होता है ना। होल्डिंग कंपनी, उसमें होल्डिंग सब्सिडरी का थोड़ा सा है, मतलब बहुत ज़्यादा तो कभी होल्डिंग से पूछा नहीं है। मिनॉरिटी इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना कभी पूछ सकते हैं आपसे, तो वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसके अलावा हमारा ये जो है पोर्शन, दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये सही है पोर्शन, मतलब इसमें फार्मूला बेस्ड सारा सिस्टम रहता है। जैसे स्टैंडर्ड कोस्टिंग है, वहाँ पे जो भी फार्मूलाज हैं वो थोड़े से हमारे माइंड में क्लियर रहें।
बजटरी कंट्रोल है, वहाँ पर थोड़े बजट्स के बारे में, टाइप ऑफ बजट, कौन कौन से टाइप्स ऑफ बजट रहते हैं वो चीज़ें। मार्जिनल कोस्टिंग में हमारे मार्जिनल कोस्टिंग के पीवी रेशोज़ हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया, इक्वेशन है, वो सब हमें याद होना चाहिए, ताकि अगर हमें कुछ पोर्शन दिए, मान लो उसने हमें सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दिया और उसने हमसे कंट्रीब्यूशन पूछ लिया, तो कैसे आपने उसे निकालना है, ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके आप लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ब्रेक इवन पॉइंट के भी थोड़ा सा फॉर्मूला हमारे माइंड में रहे, तो वो जो कंटेंट उसने हमें दिया होगा, जो भी मटेरियल उसने हमें दिया, हम उसे यूज़ करके अपना फॉर्मूला निकाल के उनको बता सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर आंसर हमने निकाला है, और ऑप्शन में फिर वो मैच करना आपको ईजी हो जाता है, ठीक है। अब ये ABC जो है, दैट इज़ एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग, इनसे ज़्यादातर स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर सीधा ही मीनिंग पूछ सकता है आपसे, को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं इसमें जाएगा। ये जो बेसिक्स ही हैं, टारगेट कोस्टिंग, लाइफ साइकिल कोस्टिंग कह सकते हैं, JIT हो गया, ABC हो गया, इनको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें मीनिंग भी पता है, क्यों किया जाता है ये भी पता है, दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रेशो के बारे में। रेशो के बारे में हो गया फंड फ्लो, कैश फ्लो, बिल्कुल। तो रेशो में तो सारी रेशोस थोड़ी सी पता हो, कि अगर लिक्विडिटी, मान लो रेशो, लिक्विड रेशो आपको निकालने के लिए बोला है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशो के बारे में पूछा है तो पता होना चाहिए। स्टॉक टर्नओवर रेशो से क्वेश्चन मैंने देखा है कई बार। लिक्विड रेशो से भी बिल्कुल क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो चीज़ हो गई। फंड फ्लो और कैश फ्लो की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे परफॉर्मा, ठीक है, परफॉर्मा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि परफॉर्मे में से समटाइम वो, जैसे अगर मैं इसकी कैश फ्लो की बात करूँ, तो कैश फ्लो की जो भी 3 एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, ऑपरेटिंग है, उनमें सेग्रीगेशन आना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी में आप इंक्लूड करते हो किसी आइटम को। तो वो आपको आइटम पूछ सकते हैं कि ये आइटम है, ये किस में जाती है तीनों में से, तो वो लोग, हम लोग को वो चीज़ थोड़ी सी देखनी है। अब उसके बाद बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। ये तीनों मीनिंग क्लियर हो, दैट विल बी सफिशिएंट। HR अकाउंटिंग को थोड़ा ज़्यादा पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के। बाकी अगर इन्हें हम थोड़ा ओवरव्यू भी पढ़ें तो आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। उसके बाद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड्स बहुत सारे होते हैं, वैसे याद तो नहीं होते ये, बट कुछ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं हम उनको पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट का शायद 3 रहता है स्टैंडर्ड, तो वो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हम याद कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप कोशिश करो उनको तो एटलीस्ट पढ़ लें, ठीक है। ऐसे सारे तो याद करने देखो मुश्किल होते हैं, मैं खुद ही कह रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो सभी को तो माइंड में रखना मुश्किल होता है, बट ये है कि भाई कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो पहले आए हुए हैं उनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर सकते हैं, समटाइम वो रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। और ये ऑडिटिंग वाला जो पोर्शन है ये नया आया है, ठीक है। इसमें ऑडिटिंग क्या होती है, वाउचिंग क्या होती है, ऑडिटिंग के टाइप्स, थोड़ा सा ये कुछ पर्टिकुलर टाइप्स दे रखे हैं उन्होंने, आप इतना भी पढ़ेंगे दैट विल बी सफिशिएंट। तो वो इतना ही हो जाएगा, इतने में ही कवर अप हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन से निकालना फिर थोड़ा ईजी हो जाएगा चीज़ों को। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, दैट इज़ योर बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमारा सिंपल बिजनेस इकोनॉमिक्स तो देखो वो तो बिल्कुल मीनिंग हो गया, वहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अच्छे से पढ़ सकते हैं, मेथड्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ना, ठीक है। और वेरिएबल प्रपोर्शन में जो हमारे फर्दर जो हमारे रहते हैं डिमिनिशिंग वगैरह का, जो कई बार वो पूछ लेते हैं, या फिर ज़्यादातर वैसे इसमें कंपैरिजन वाली बातें होती हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स में भी पूछ लेते हैं कि भाई 2 स्टेटमेंट्स दे दिया और कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी नहीं है, तो वहाँ से थोड़ा सा एनालाइज करना होता है, ठीक है। मार्केट के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, मार्केट्स में भी वो फर्दर जो आपके प्रॉफिट्स होते हैं, या जो भी आपके SNPs NPs होते हैं, मिनिमम लॉस हो रहा है, तो वो कौन सी मार्केट में आपको SNP होता है, कौन सी मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, उनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ सकते हैं। मोनोपोली में जो हमारी डिग्रीज़ हैं, 3 डिग्रीज़ हैं, उन डिग्रीज़ को अच्छे से हम समझें। प्राइजिंग स्ट्रैटेजीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब प्राइजिंग स्ट्रैटेजी को मैं पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से भी और इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से भी। मैंने मार्केटिंग प्राइजिंग स्ट्रैटेजीज़ पे तो लेक्चर्स भी दिए हैं, मतलब 3-4 लेक्चर्स आपको मेरी प्रोफाइल पे जाके यहाँ पे मिल जाएंगे,
ठीक है, आप वीडियोस में जाना, वहाँ पे 5 क्लासेस मैंने, 4 तो क्लासेस ली हुई हैं, 5वें मैंने कुछ MCQs भी डिस्कस किए हैं। तो ये जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है दैट इज़ इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एज वेल एज फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑल्सो। तो मार्केटिंग में भी इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बारे में। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में और भी 2-4 चीज़ें हैं जो कि आप अलग से भी देख सकते हैं। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं भी कोशिश करूँगी क्लासेस कवर अप करने की, कि कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे भी जो है डिलीवर करूँ, बट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टच में रहें, वहाँ से थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, क्योंकि वहाँ से टाइप ऑफ क्वेश्चन की एक जजमेंट हो जाती है कि किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं डिज़ाइन किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस में हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, वो पढ़ सकते हैं। वैसे डायरेक्टली सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से कोई क्वेश्चन नहीं आता। लीज फाइनेंसिंग को करें, टाइप्स ऑफ लीज फाइनेंसिंग बिल्कुल अच्छे से करें। ठीक है, इसके अलावा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे फॉर्मूलाज अच्छे से, बिकॉज फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करके दिखाओ, कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करके दिखाओ। ठीक है, उसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और थ्योरीज के फर्दर जो भी बेसिकली फॉर्मूलाज या फिर जो भी डायग्राम्स हैं वो क्लियर हों, क्योंकि कई बार डायग्राम की शेप दे के भी, मैंने अभी HPSC के पेपर में देखा था, डायग्राम दिया हुआ था और उस डायग्राम से पूछा हुआ था कि ये कौन सा वी कैन से शेप, मतलब कौन सी उसकी है, कैपिटल स्ट्रक्चर की थी, आई थिंक डिविडेंड पॉलिसी की, आई एम नॉट गना रिमेंबर, है ना, प्रॉपरली नहीं मेरे को ध्यान में आ रहा, बट कैपिटल स्ट्रक्चर पता नहीं डिविडेंड पॉलिसी में से किसी एक का उन्होंने फिगर बनाया हुआ था, और उस फिगर से हमसे पूछा हुआ था कि ये फिगर कौन सी बेसिकली थियरी का है या मॉडल का है। तो वो कैसे पता चलेगा, जब हमें थोड़ा सा शेप का भी एक आइडिया होगा कि किस तरह की शेप डिज़ाइन होती है अगर हम किसी अप्रोच को पढ़ते हैं तो। ठीक है, जैसे MM अप्रोच अलग से हो गया, या कई तरह की अप्रोचेज हैं अलग अलग लोगों ने दी है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल बजटिंग में भी फर्दर फॉर्मूलाज के ऊपर हम बात करें, फॉर्मूलाज देखें कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पे बैक मेथड है, PV है, इन सब मेथड्स को अच्छे से देख के उनके फॉर्मूलाज को ध्यान में रखें। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में सर्कल थोड़ा याद रखें। ठीक है, किस तरीके से वर्किंग कैपिटल को मैनेज किया जाता है और कहाँ कहाँ से पैसा निकाला जा सकता है, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा अरेंज हो सकता है। यहाँ पर डिविडेंड पॉलिसीज़ बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट हो गई। ठीक है, वो करना है हमने। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस में कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो आपको थोड़ा सा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से मिलेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट की बुक से ही वो चीज़ें थोड़ी सी अरेंज हो सकती हैं, क्योंकि थोड़ा सा सिक्योरिटी मार्केट की बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, और यहाँ पर कुछ फॉर्मूला सेम से मतलब आपको मिल जाएंगे, तो वो थोड़ा सा कवर अप वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा और चीज़ यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ योर हेजिंग टेक्निक्स हम पढ़ सकते हैं, और जो भी हमारा ADR एंड GDR, ठीक है, ये चीज़ें हम थोड़ा सा कवर अप कर सकते हैं। बाकी जो बिज़नेस फाइनेंस रहती है वो अपने आप में थोड़ी सी बड़ी यूनिट है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो फॉर्मूला है, जैसे मान लो अब कहीं से भी पढ़ते हैं तो किसी पर्टिकुलर एक बुक को हम उठाते हैं और वहाँ से पढ़ते हैं, फॉर्मूला मान लो एक बुक में एक कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, बट वो जो फॉर्मूला आपको पेपर में देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा चेंज ही होगा उससे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2-3 सोर्सेज को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि अगर एक सोर्स में कहीं अच्छे से कोई कंटेंट नहीं मिल रहा तो हम किसी दूसरे सोर्स पे भी एटलीस्ट उसे एक बार ट्राई करें, सर्च करके देखें कि क्या पता वहाँ पर कुछ नया कंटेंट, कुछ अच्छा, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी वाली बात है, क्यूरियोसिटी रखनी पड़ेगी तभी चीज़ें मतलब हैंडल, या फिर हम कह सकते हैं कि ठीक हो पाएंगी। उसके बाद बात करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स के बारे में। सो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड, यहाँ पर थोड़ी सी मदद आपको पेपर 1 वाली कवर अप हो सकती है, क्योंकि पेपर 1 में भी रिसर्च का थोड़ा सा पोर्शन है और बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथड्स में भी थोड़ा सा रिसर्च का पोर्शन है। ठीक है, तो अगर दोनों जगह है तो थोड़ी हेल्प यहाँ पे वहाँ से हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ना यहाँ से सैम्पलिंग वाला, ठीक है, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग हो गया, ये हम वहाँ पे भी कर चुके हैं। डेटा के बारे में हम वहाँ पे भी पढ़ चुके हैं, रिसर्च के टाइप्स के बारे में हम वहाँ पे भी पढ़ चुके हैं, रिसर्च डिज़ाइन हम वहाँ पे भी पढ़ चुके हैं। तो पेपर 1 में रिसर्च जो पढ़ा है थोड़ी मदद यहाँ पर उसमें से हो जाएगी। ठीक है,
उसके बाद थोड़ा सा सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, ये दो हैं। यहाँ पर फॉर्मूला काम करेंगे, फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ें क्योंकि ज़्यादातर सीधा ही एमसीक्यू फॉर्मूले से बन जाता है। तो फॉर्मूले अगर दिमाग में क्लियर होंगे तो सीधा वो 4 ऑप्शंस में से पता चल जाएगा कि हाँ भाई कौन सा फॉर्मूला हो गया। कोरिलेशन रिग्रेशन में भी ज़्यादातर फॉर्मूला का रोल है। मैचिंग में आते हैं यहाँ से, स्क्यूनेस में भी अगर मैं बात करूँ तो मैचिंग में आ जाते हैं। फॉर्मूला वो आपको एज इट इज़ ही थोड़ा सा एक समझ के याद करना पड़ेगा, उसमें खैर इतना कुछ वो नहीं, क्योंकि वो तो एक तरह से जितनी आपने प्रैक्टिस करी हुई है किसी चीज़ की तो वहाँ पर उसी तरीके से आप उसको अच्छे से ईजिली सिलेक्ट कर पाओगे, नहीं तो फिर वो थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कभी मैंने ये इतना प्रोबेबिलिटी इन्होंने दिया है, बट एज सच प्रोबेबिलिटी से बहुत ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगी। प्रोबेबिलिटी को इतना ज़्यादा कोई प्रोबेबिलिटी से देखने को नहीं मिला कभी, एक आध क्वेश्चन मुश्किल से कभी देखने को मिला। ठीक है, सॉल्व करने वाला तो मुश्किल ही एक आध ही कभी मुश्किल से मैंने देखा होगा इसमें। इसके बाद ये जो हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के मेथड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन से लार्ज स्केल हैं, कौन से स्मॉल स्केल हैं। ठीक है, फर्दर उसमें भी कौन से पैरामेट्रिक है, कौन से नॉन पैरामेट्रिक हैं, वो थोड़े से सेग्रीगेट करने आने चाहिए। और लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग का थोड़ा सा है कि भाई रिपोर्ट राइटिंग जब करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं और कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं जिसमें हम जो है अपनी रेफरेंसेस वगैरह को दे सकते हैं, तो वो चीज़ें होंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, दैट इज़ योर बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम में भी कुछ अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स रहेंगे इंपॉर्टेंट, उन पे थोड़ा सा हाईलाइट करके बात करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल्स में फ्यूल के प्रिंसिपल्स अच्छे से याद रखना, और एक जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो वाले थोड़े से, ठीक है, FW टेलर ने जो भी दिए हैं वो थोड़े से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि उनसे डायरेक्टली मीनिंग दे के पूछ लेते हैं कि ये कौन सा हो गया। जैसे फ्यूल वाले में है ना, स्पिरिट दे क्रॉप करके है, और कई हैं, मतलब वहाँ पर उन्होंने दिया यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड ऑल, वो सब दिया है, तो वो मीनिंग वो दे के आपसे ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा हो गया। उसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन में टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सिर्फ इन्होंने फॉर्मल और इनफॉर्मल दिया है, लेकिन सिर्फ 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होते जी, बहुत सारे होते हैं, है ना, उनको सबको कवर अप करना, मैट्रिक्स करके भी होता है, वो कई बार देखने को मिला है पेपर में। तो ये इन्होंने थोड़ा सा कम दिया है यहाँ पर हमें इतना नहीं करना, और सर्च करने हैं। ऑर्गेनाइजेशन के कई टाइप्स हैं, आई विल ट्राई कि चीज़ों को कवर अप किया जाए चैनल के थ्रू। आप जुड़े रहना, ताकि जैसे कुछ भी नया कंटेंट में डालूँ आपको नोटिफिकेशन उसके साथ ही मिल जाए। स्पैम ऑफ कंट्रोल इम्पॉर्टेंट, इसको कीजिएगा साथ ही। इसके अलावा मोटिवेशन की थियोरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन की थियोरीज पे भी क्लासेस पढ़ी हैं, ठीक है, वो देख लेना। मोटिवेशन की थियोरीज पे मैंने दी हैं 3 से 4 क्लासेस, आई थिंक आप प्रोफाइल पे जाके एक बार सर्च कर लेना, नीचे मोटिवेशन पे कुछ क्लासेस हैं थियोरीज पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ से भी कवर अप हो जाएगा आपका मोटिवेशन वाला टॉपिक। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स, यहाँ पर ज़्यादातर आपको कमेटीज़ के बारे में पढ़ना है कि कौन सी कमेटी बनाई, किसकी थी वो कमेटी, और क्या चीज़ जो है कंपनीज़ को लेकर क्या क्या चेंजेस वगैरह हुए। तो ज़्यादातर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कमेटीज़ का ही रोल रहता है। क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इन सब की प्रोसेसेस आपको पता होनी चाहिए कि रिक्रूटमेंट में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, सिलेक्शन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है, उसमें भी फर्दर कौन कौन सी होते हैं टाइप्स, और टाइप्स के मीनिंग थोड़े से क्लियर रहें, है ना। इसके अलावा परफॉर्मेंस अप्रेजल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ पर जितने भी टाइप्स हैं, इन्होंने सिर्फ 360 का बोला कि इंक्लूडिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब तो 720 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होती है वैसे, तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो 720 डिग्री अप्रेजल भी है अब तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के जितने भी मेथड्स हैं उनको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। फ्रिंज बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं, जॉब इवैल्यूएशन के साथ साथ जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड यू शुड नो व्हाट इज जॉब स्पेसिफिकेशन, दैट इज डिफरेंट, है ना, दोनों चीज़ें डिफरेंट है, वो दोनों का पता होना चाहिए। उसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, किस किस तरह की कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग हमने पढ़नी है, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं हम थोड़ा सा पर्सनैलिटी के ऊपर। पर्सनैलिटी, परसेप्शन, पर्सनैलिटी में आती हैं थियोरीज, ठीक है। तो पर्सनैलिटी में सेगमेंट की, जैसे फ्रेड की थियोरी है वो इम्पॉर्टेंट हो गई, ठीक है। पर्सनैलिटी में थियोरीज पढ़नी है, परसेप्शन में प्रोसेस करोगे दैट विल बी फाइन और सफिशेंट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स में टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अच्छे से देख लें क्या होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट का मीनिंग भी हो जाएगा और दैट विल बी सफिशिएंट, ठीक है। थोड़ा सा बस ऐसे बेसिक भी पता होगा तो आई थिंक स्ट्रेस मैनेजमेंट से कोई वैसा डीपर क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं है, तो इसको अगर ओवरव्यू में भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, डेवलपमेंट एंड चेंज, तो बेसिक पता होना चाहिए मीनिंग, ताकि अगर स्टेटमेंट्स में आपसे पूछ लिया जाए तो स्टेटमेंट्स के आंसर हम इजीली कर पाएँ। उसके बाद बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमारा ज़्यादातर रहता है जितने भी बैंक्स हैं वो कब कब इस्टेब्लिश हुए और टाइप्स ऑफ बैंक, ये कवर अप करना ज़रूरी है, ठीक है। कब कब वो इस्टेब्लिश हुए, और अगर रिसेंट कोई चेंज आया है, मतलब कोई पर्टिकुलर बैंक किसी बैंक में मर्ज हो गया, ठीक है, तो वो कब हुआ और कौन सा मर्ज हुआ है, वो चीज़ें थोड़ी सी आप करंट एनवायरनमेंट के टच में भी रहें इसके लिए, और कब कब इस्टेब्लिश हुए वो भी पता होना चाहिए। इसके अलावा आरबीआई की पॉलिसीज़ वगैरह थोड़ी सी बिल्कुल मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसी बिल्कुल अच्छे से करनी है, वो तो पहले भी हमने कवर अप कर ली है, ठीक है। एनपीए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बासल नॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से भी। इसके अलावा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फर्दर थोड़ा डीपर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो तो पढ़ना ही है हमने कि मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं और कैपिटल मार्केट में किस किस चीज़ से डीलिंग होती है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज वगैरह का जो भी रहता है उसके बारे में तो पढ़ना ही है। इसके अलावा जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी भी थोड़ी सी समझ ले लेनी है कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर म्यूचुअल फंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इतना कोई ये है कि भी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स से थोड़ा सा पता चल जाएगा कि किन के ऊपर फोकस ऑन ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड अच्छे से पढ़ें, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की कौन कौन से टाइप्स रहते हैं म्यूचुअल फंड के, उनको हम पढ़ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा, ठीक है। इसके अलावा IRDA, इंश्योरेंस में IRDA और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस, ठीक है, वो इतना कवर अप कर लेंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट। यहाँ से अगर आप मीनिंग भी करके चले जाओगे तो वो चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर इंटरनेशनल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये जो डिजिटाइजेशन वाला सारा सिस्टम है ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बिकॉज डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या आपके NEFT RTGS वगैरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको आंसर करना थोड़ा इजी भी होता है क्योंकि हम लोग डेली रूटीन में इन चीज़ों के टच में रहते हैं, तो थोड़ा सा एक फैमिलैरिटी रहती है इन टॉपिक्स को लेकर के, ठीक हो गई बात। उसके बाद आ जाते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने ध्यान से देखनी है, दैट इज़ योर स्ट्रैटेजीज़, वो मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि स्ट्रैटेजीज़ हमें अच्छे से बिल्कुल कवर अप करनी है, जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ होंगी, क्योंकि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एक ऐसा टॉपिक है मतलब जो आपको देखने को मिलेगा ही। अगर मैं टैट्स की बात करूँ, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह जो रहते हैं वहाँ पर भी, नेट के एग्जाम में भी, और अदर कंपैटिटिव भी जो रहते हैं जैसे कैडर वगैरह जो होते हैं वहाँ पर भी आपको प्राइसिंग स्ट्रैटेजी देखने को मिलेंगी। तो वो तो अगर इसमें लिखा है तब भी ठीक है, नहीं भी लिखा तो भी वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे उन्होंने लिखा है यहाँ पर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है सिलेबस में, तो वो यहाँ पर भी है मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्केटिंग सिंपल, ठीक है, क्या होता है मार्केटिंग के बारे में, सेगमेंटेशन, पोजीशनिंग, टारगेटिंग कवर अप करना है हमने। प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, PLC की स्टेजेस कौन कौन सी हैं और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के स्टेप्स कौन कौन से हैं। प्रोडक्ट लाइन का तो कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि अगर एग्जाम्पल वो आपको दे दे तो आपको पता चले कि भाई ये प्रोडक्ट लाइन का एग्जाम्पल है या किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन के फर्दर टाइप्स होते हैं तो वो टाइप्स भी हमने अच्छे से देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिसी स्ट्रैटेजीज़ को अच्छे से पढ़ना है, जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको कवर अप करना है। कुछ स्ट्रैटेजीज़ आपको मिल जाएंगी तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, नीचे मैंने लेक्चर्स दिए हुए हैं, आप सर्च करोगे तो आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, ये सारे के सारे जो हैं वो प्रमोशनल डिसीजंस हो गए, तो इनको अगर नहीं भी ज़्यादा डीपली पढ़ के जाते तो चल जाता है, बिकॉज एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग और सेल प्रमोशन टूल, ये बेसिक सी चीज़ें जो आपको जर्नल एनवायरनमेंट में भी देखने को मिलती हैं, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस थोड़े कम ही रहते हैं यहाँ से। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो चैनल्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है,
तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैनल हो सकते हैं, होलसेलर, रिटेलर, मिडल मैन, एजेंट्स वगैरह जो भी बीच में आ जाते हैं, तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैनल थोड़ा सा ध्यान में रखें कि किस तरीके से। सर्विस मार्केटिंग थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। वैसे अभी तक तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले, बट मैं चेक करूँगी, अगर कुछ चीज़ें हुई तो मैं यहाँ पे चैनल पे उसको डाल दूँगी, ठीक है। ये सोशल मार्केटिंग हो गया, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें दिमाग में। एक सीक्वेंस होता है, वो कस्टमर्स के बारे में थोड़ा सा रहता है। आई विल ट्राई कि थोड़ा रिकॉग्नाइज करके मैं डालूँ उसके बारे में भी थोड़ा सा। लैगर्ड करके हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं, या जो लोग थोड़ा अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, लेटर अडॉप्टर्स होते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने कई बार देखे हैं। उसके बाद बात आ जाती है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हमने कवर अप करना है और कोशिश करनी है कि किसी पर्टिकुलर बुक के थ्रू ना जा कर के नोट्स मेकिंग की जाए, कि मतलब 3-4 सोर्सेज के थ्रू जाके उसे कवर अप किया जाए, बिकॉज कोई भी एक पर्टिकुलर सोर्स कभी भी जो है सफिशेंट नहीं होता फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। तो उसको 2-3 जगह पर जाकर एक्सप्लोर किया जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस पे। ये नई यूनिट ऐड हुई थी अभी थोड़े टाइम पहले, तो मतलब पहले नहीं थी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, तो ये नया ही चीज़ें कुछ ऐड ऑन हुई थी। तो अब यहाँ पर जो एक्ट्स हैं हमारे, जो भी जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया हमारा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हो गया, कंपनी एक्ट 2013 हो गया, 2002 कंपटीशन एक्ट हो गया, RTI 2005 हो गया, है ना, GST, ये कुछ नई नई चीज़ें हैं, ठीक है। वो अब नई ही यूनिट आई है, तो ये सारा का सारा कवर अप करना है हमने। किस तरीके से करना है, क्या क्या पढ़ना है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। कि यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर और ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा फ़र्क समझ में आना चाहिए। वैलिड और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट को हम कब कह सकते हैं कि दैट इज़ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कब टूट जाता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता है तो व्हाट विल बी द, लाइक वी कैन से द कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, उनकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए या वट एवर, वो चीज़ें देखनी है। इसके अलावा आपकी व्हाट इज़ थोड़ा सा बेलमेंट, प्लेज या फिर एजेंसी कैसे थोड़ा सा इस्टेब्लिश होती है, वो चीज़। और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में कितनी पार्टीज़ होती हैं, एजेंट होता है, प्रिंसिपल होता है, बेलमेंट में बेलर और बेली होते हैं, उनके बीच में किस तरह का एक रिलेशन या किस तरह की बातचीत हो, तब आप कह सकते हो कि भी कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से होता है, ठीक है। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में थोड़ा सा बायर के बारे में, सेलर के बारे में बातचीत होगी। अनपेड सेलर क्या होता है, या कैविएट एम्प्टर से हम क्या समझते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन सब के मतलब हमें पता होने चाहिए। कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिजरी नोट की मैं बात करूँ तो वहाँ से अगर डीपर लेवल के क्वेश्चन की बात करूँ तो प्रोमिजरी नोट कौन लिखता है, कितनी पार्टीज़ होती हैं, या बिल ऑफ एक्सचेंज कौन लिखता है, कितनी पार्टीज़ होती हैं, डेटर लिखता है या क्रेडिटर लिखता है, ठीक है, किस में प्रॉमिस किया जाता है, ठीक है। तो वो थोड़ी सी चीज़ें बेसिक सी क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से क्वेश्चंस के चांसेस थोड़े अच्छे रहते हैं, क्योंकि 2013 वाले कॉन्ट्रैक्ट जो एक्ट है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे। 1 पर्सन कंपनी वाला कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, और भी डायरेक्टरशिप वगैरह में भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे, तो वो थोड़ी सी दिमाग में रख के हम टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ सकते हैं, और जो भी नए चेंजेस 2013 में देखने को मिले वो उनसे थोड़ा सा फैमिलियर रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंपटीशन एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको MRTP से लिंक करके पढ़ा जा सकता है, बिकॉज अगर आप कंपटीशन एक्ट 2002 पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपको MRTP एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 1969 वाला, क्योंकि उसी का अमेंडमेंट है ये, ठीक है, उसी में चेंजेस करके कंपटीशन एक्ट बना है। तो इससे ये आया है, दैट मीन्स वहाँ से उसे भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। IT 2000 वाला जो एक्ट है उसमें थोड़े साइबर क्राइम्स पेनल्टी वगैरह की बातचीत, इससे मैंने वैसे बहुत ज़्यादा देखा नहीं है, बट स्टिल चीज़ों को कवर अप कर लेंगे। RTI एक्ट 2005 ये थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, इसके जो प्रोविजंस हैं उनको ध्यान से देखें, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स तो पता ही हैं हमें भी कि भाई क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं RTI के, बट प्रोविजंस को अच्छे से देखें कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं,
ठीक है। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, इनके डीपली मीनिंग पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा गैप होता है। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स की अगर मैं बात करूँ, कॉपीराइट्स हैं, तो उनके जो साइन होंगे या फिर वीकेंड से क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों की, तीनों चारों के बीच में, उसे थोड़ा सा देख लें। जीएसटी वाला नया ही कॉन्सेप्ट है, नया बेशक है, बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जीएसटी से कभी पूछे नहीं जाते, ठीक है, लेकिन फिर भी जीएसटी को थोड़ा सा एक उस तरीके से समझा जाए कि भाई क्या सिस्टम है, कौन कौन सी रेट्स हैं जिनसे जीएसटी लगता है, आईजीएसटी या फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी, किस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी लास्ट यूनिट, दैट इज़ इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, यूजुअली जिससे हर कोई डरता है, बट एज सच कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि वही कुछ चीज़ों को अगर हम दिमाग में रखें तो ईजिली कवर अप हो जाती है ये यूनिट। इनकम टैक्स में ज़्यादातर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस की बातचीत करनी है कि रेजिडेंशियल स्टेटस हम कब किसी पर्सन को एनओआर, ओआर या फिर नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। इसके अलावा जो बेसिक इनकम होती है, व्हाट इज़ इनकम, व्हाट इज़ कैजुअल इनकम, उनके जो सेक्शंस होंगे वो याद करने हैं, क्योंकि सेक्शन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी बातचीत हो सकती है किसके बारे में, डिडक्शंस के बारे में। जो भी डिडक्शंस होती हैं, जैसे एटीसी की डिडक्शन है, तो एटीसी की डिडक्शन किससे रिलेटेड होती है, कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड होती है। अब उस डिडक्शन में भी फर्दर कितनी कितनी अमाउंट्स की डिडक्शन मिलती है, वो चीज़ हमें अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा और चीज़ें क्या पढ़ सकते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम, तो कोई खैर ऐसे डीपली तो नहीं, बट हाँ कौन कौन से केस होते हैं क्लबिंग के वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और क्या चीज़ है जो कि आपको थोड़ा सा देख सकते हैं, दैट इज़ हाँ टीडीएस वगैरह के बारे में पढ़ सकते हैं, व्हाट इज़ टीडीएस, या डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ जो सोर्सेज होता है टैक्सेस का, वो पढ़ सकते हैं। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का कौन कौन से मंथ्स जो हैं बेसिकली रहते हैं उसके, और कितनी कितनी परसेंट पेमेंट का थोड़ा सा सीन है, वो चीज़ देख सकते हैं। और यहाँ पर टैक्सेशन में ज़्यादातर हमारा जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के जो बेसिकली जैसे एचआरए का कोई टॉपिक हुआ, चलो इनकम फ्रॉम सैलरी से ही हम बात करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी में मान लो एचआरए का टॉपिक है, हाउस रेंट अलाउंस का, तो हाउस रेंट अलाउंस का वो कुछ आइटम दे के आपको बोल देंगे कि कितना पोर्शन एग्जाम्प्ट है, आप कैलकुलेट करके बताओ, ये कितना टैक्सेबल है आप कैलकुलेट करके बताओ। ऐसे ही रेंट फ्री हाउस का रहता है, रेंट फ्री हाउस का भी वो आपको बोलेंगे कैलकुलेट करके बताओ कि कितना रहता है। तो वो इस तरीके से थोड़ा छोटा छोटा करके चीज़ों को मतलब वो थोड़ा सा इस तरीके से पूछ सकते हैं। या फिर मतलब एजुकेशन अलाउंस रहता है, जैसे कि एजुकेशन अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट होता है, जैसे 100 का मान लो 2 बच्चों का 100 एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं साल की बात करूँ तो 100 × 12 × 2 दैट इज़ 2400 जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा 2 बच्चों का, ठीक है। तो वो अमाउंट पूछ सकता है कि कितना एजुकेशन अलाउंस कितना वी कैन से एग्जाम्प्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ें जो कि मतलब हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पशन लिमिट्स हम पढ़ लें कि कौन कौन सी कितनी कितनी एग्जाम्पशन लिमिट्स हैं। इसके अलावा डिडक्शंस अच्छे से पढ़ लें यहाँ से। इसके अलावा सेक्शंस का थोड़ा सा ध्यान रखें कि कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, कई बार डायरेक्टली सेक्शन से पूछ ले, जैसे एग्रीकल्चर इनकम का सेक्शन बहुत बार पूछा जा चुका है पेपर में कि एग्रीकल्चर इनकम का कौन सा सेक्शन होता है। तो इस तरीके से हम अगर देखें चीज़ों को देन इट विल बी ईजी। तो ये हुआ हमारा पूरा सिलेबस, और ये सिर्फ एनटीए नेट जेआरएफ का सिलेबस नहीं है। जितने भी कंपैटिटिव एग्जाम्स रहते हैं, चाहे मैं टेट्स की बात करूं, चाहे कैडर्स की मैं बात करूं, जो रेगुलर रिक्रूटमेंट्स रहती हैं उनकी अगर मैं बात करूं, तो सभी का सिलेबस कॉमर्स में यही रहता है, ठीक है। और थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं ऊपर नीचे, बट बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, तकरीबन यही चीज़ें रहती हैं। उसके बाद अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो मेरे साथ, दिशा क्लासेस करके आप सर्च कर लेना, आपको ग्रुप मिल जाएगा, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। ये स्लाइड्स मैं वहाँ शेयर कर दूंगी। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं कंटेंट डालती रहती हूँ, और फोटोज़ वगैरह आपको थोड़ा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसको शेयर कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।